नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान का भूगोल अपने टॉपिक शुरू कर रखा था, तो उसमें अपने राजस्थान की जलवायु शुरू कर रखी है। तो राजस्थान की जलवायु के लिए अपन देखेंगे जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ राजस्थान की जलवायु है उसकी विशेषताएं देखें। पहले प्रभावित करने वाले कारक अपन ने देखे थे, यहाँ इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है राजस्थान की जलवायु की, तो उसको अपन देखें। सबसे पहले पहली विशेषता जो है वो है भिन्न जलवायु प्रदेश। राजस्थान में लगभग जलवायु प्रदेशों की जैसे 4 और 5 संख्या बताई जाती है, ठीक है। तो इसमें अपन देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ तो शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ आर्द्र पाई जाती है, ठीक है ना। और इस भाग में जैसे अति आर्द्र पाई जाती है, झालावाड़ वाला इलाका, और ठीक है, और मानसून जलवायु पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अर्ध शुष्क पाई जाती है। तो 4 प्रकार इसके देखने को अपने को मिलते हैं, शुष्क, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है और अति आर्द्र है, ठीक है। तो कई जगह 5 प्रकार इसके मिलते हैं। तो यहाँ अपन देखें तो भिन्न भिन्न, पहली विशेषता है कि भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अपन पढ़ेंगे कोपेन और थानवेट के अनुसार यहाँ की जलवायु का वर्गीकरण विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसमें सारे के सारे जो वर्गीकरण है वो अपन देखेंगे, ठीक है। दूसरा, वर्षा की असमानता। असमानता का मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो सभी जगह एक समान नहीं होती। अपन देखते हैं कि ये जो पश्चिमी भाग है अपना, पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, यहाँ जो वर्षा है कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास में औसत वर्षा रहती है। यहाँ पे लगभग 50 सेमी रहती है। अरावली में ये माउंट आबू वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 160 सेमी के आसपास रहती है। यहाँ 90 सेमी के आसपास में, यहाँ 80 सेमी के आसपास। इस प्रकार से सभी जगह अपन देखते हैं तो वर्षा एक समान नहीं पाई जाती है, तो वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। कहीं 100, कहीं 10 भी रहती है, कहीं 160 रहती है, तो असमानता। अगला है वर्षा की अपर्याप्तता, यानी अपर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त नहीं होती। तो अब जैसे पश्चिमी इलाका पूरा का पूरा है, ये वर्षा के रूप में देखें तो यहाँ 10 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, तो बहुत ही कम वर्षा है ये, तो अपर्याप्त वर्षा है। और लगभग इस पश्चिमी भाग में सूखे की स्थिति बनी रहती है, हर समय सूखा जो है, अकाल की स्थिति प्राय बनी रहती है, पेयजल की कमी रहती है। तो अपर्याप्त वर्षा यहाँ पे, यह वाला इलाका यहाँ पर भी ये शुष्क रहता है। अरावली का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश कमी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जो पूर्वी भाग है इसमें कुछ वर्षा है वो ठीक प्राप्त होती है, और माउंट आबू वाला इलाका यहाँ कुछ अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। तो सभी जगह पर्याप्त वर्षा नहीं मिलती, ठीक है ना। इसके अलावा वर्षा जो है उसकी अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब होता है कि राजस्थान की वर्षा निश्चित नहीं है कि कब आएगी। कभी कभार तो यहाँ जो वर्षा आती है वो जुलाई शुरू होते ही प्रारंभ हो जाती है, या जून के अंतिम सप्ताह में यहाँ वर्षा पहुँच जाती है। 15 जुलाई तक पूरे राजस्थान में वर्षा हो जाती है। और कभी कभार ये 15 जुलाई तक राजस्थान में वर्षा प्रवेश ही नहीं करती, ठीक है ना। तो इसमें अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है वर्षा कब आएगी और कितनी आएगी। मात्रा भी निश्चित नहीं है कि कहाँ कितनी वर्षा हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी कि यहाँ कम रहेगी। क्योंकि इस तरह के उदाहरण भी है कि जैसे ये अपने 2006 के अंदर बाड़मेर का जो कवास गांव था, यहाँ बाढ़ आ गई थी, बहुत भयंकर वर्षा हुई। इससे पहले जोधपुर के फलोदी वाले इलाके में एक बार बाढ़ आ गई थी। जयपुर में प्राय बाढ़ आ जाती कभी कभार। तो कहने का तात्पर्य है ये जो सूखा इलाका है इसमें भी बाढ़ आने का मतलब, जैसे कवास गांव पूरा सूखा इलाका था, फलोदी वाला सूखा है, तो यहाँ भी बाढ़ आई है। तो निश्चित नहीं है कि यहाँ कब कितनी वर्षा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी बहुत एक बड़ी विशेषता है इसकी, अपन कह सकते हैं वर्षा की
असमानता, अपर्याप्तता, अनिश्चितता और सभी यदि देखें अपन तो विच्छेद देखने को मिलता है। एक उसका नाम लिया जाता है खंडवृष्टि। खंडवृष्टि कहते हैं इसको, खंडवृष्टि। खंडवृष्टि का मतलब है कि सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। खंडवृष्टि होने का मतलब होता है कि अपन बहुत बार देखते हैं कि जैसे यहाँ वर्षा होते होते ये पूरा का पूरा इलाका है, इसमें तो बारिश हो गई, ये पूरा भीग गया, और इसका पड़ोसी ये क्षेत्र है ये सूखा रह गया, ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। फिर उसके बाद में यहाँ आगे चल गई, यहाँ कुछ वर्षा हो गई, अच्छी वर्षा हो गई, उसके बाद में ये सूखा, यहाँ वाला सूखा रह गया, यहाँ वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो जगह जगह टुकड़ों में वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, तो उसको अपन खंडवृष्टि के नाम से पुकारते। तो ये बहुत बड़ी एक देखें तो राजस्थान की वर्षा की विशेषता है कि उसमें यहाँ वर्षा जो है खंडवृष्टि के रूप में होती है। इसके अलावा देखिए अपन अतिवृष्टि। अब यहाँ पे कभी कभार वृष्टि ज़्यादा भी हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, क्योंकि ये माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है अपना, यहाँ तो प्राय वर्षा 160 सेमी से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अपने जैसे मैंने कहा अभी कि बाड़मेर में कवास गांव में बाढ़ आई थी, ठीक है ना, तो ये एक अतिवृष्टि का ही परिणाम था। तो यहाँ पर भी अच्छी वर्षा, तो कभी कभार जो है वर्षा बढ़ भी जाती है, कभी कभार कम भी रह जाती है। तो अतिवृष्टि भी कभी कभार देखने को मिलती है। एक है अनावृष्टि। अब ये भी एक विशेषता है यहाँ की कि वर्षा होती नहीं, कभी कभार सूखा पड़ जाता है। बताते हैं कि राजस्थान के अंदर हर 3 वर्ष के बाद में सूखे की स्थिति बन जाती है। पूरा पश्चिमी इलाका ये तो सूखा रहता ही है, तो हर 3 वर्ष के बाद में अकाल पड़ता है। तो अनावृष्टि भी एक बड़ा कारण है अकाल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्राय यहाँ सूखा पड़ जाता है तो वर्षा नहीं होती है। तो ये भी बड़ी समस्या है। तो अनावृष्टि इस भाग में तो देखिए प्राय वर्षा बहुत कम होती है, अनावृष्टि की चपेट में ही रहता है। तो और कभी कभार ये इलाका भी है वो कम वर्षा के लिए ज़्यादातर इन कम वर्षा यहाँ होती है, बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की देखने को मिलती है। अगली विशेषता है आर्द्रता में अंतर। अब आर्द्रता में अंतर तो रहता ही है, क्योंकि ये जो इलाका अपना पश्चिमी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कहें, मानसून पूर्व ऋतु कहें, तो उसमें गर्म हवा चलती है, क्योंकि ये बलुई मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है, बलुई मृदा है, काफ़ी गर्म हो जाती है। और गर्म होने से क्या है, जो पार्थिव विकिरण है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। तो यहाँ चलने वाली जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, उसको लू बोलते हैं अपने अपने स्थानीय भाषा में। तो ये तापमान को, क्योंकि इस लू के कारण जो हवा है यहाँ का, तो उसमें संतृप्तता की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस कारण से ये भाग जो है उसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। इसकी बजाय ये वाला जो भाग है इसके में भी आर्द्रता की कमी रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी नमी है वो कम। तो ये जो मैदानी भाग है यहाँ पे कुछ आर्द्रता की मात्रा वो प्लस मिलती है। तो सभी जगह भिन्न भिन्न आर्द्रता जो है राजस्थान में प्राय कम ही रहती है और अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ एकदम से कम रहती है, यहाँ उससे कम, उसके बाद में यहाँ थोड़ी अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो आर्द्रता का जो माप है वो भी यहाँ पे अलग अलग है। तो ये राजस्थान की वर्षा जो है उसकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है ना। अगला बिंदु है राजस्थान में अपन देखेंगे ऋतुएं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 ऋतु यहाँ पाई जाती है। राजस्थान की ऋतुएं, तो यहाँ 3 प्रकार की ऋतु है। ठीक है, इसमें देखें अपन, एक तो ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में वर्षा ऋतु और उसके बाद में शीत ऋतु, ठीक है। 3 ऋतु हैं। शीत ऋतु को भारतीय मौसमी विभाग ने पुनः 2 भागों में बांटा है। एक का नाम है मानसून का
प्रत्यावर्तन और दूसरे का नाम है शीत ऋतु। इसके दो भाग कर दिए हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ये मूल रूप से 3 ऋतुएं राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु अपन देखते हैं तो अप्रैल मध्य मार्च से शुरू हो जाती है, मार्च मध्य से शुरू होकर के और जून तक रहती है। उसके बाद में वर्षा जो है वो जुलाई से शुरू हो जाती है और सितंबर तक चलती है। और उसके बाद मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है वो अक्टूबर में शुरू होता है, नवंबर तक रहता है। और शीत ऋतु जो नवंबर में शुरू होती है और फरवरी मध्य तक रहती है। ठीक है ना। इस प्रकार से ऋतुओं का कालक्रम यहाँ पे पाया जाता है। यदि अपन देखें भारत के मानचित्र में राजस्थान की ऋतुएं किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की अपन बात करने जाएंगे। यदि इसको अपन भारत का मानचित्र मान लें, ये भारत का मानचित्र यदि है तो इसमें अपन देखेंगे भाई यहाँ पे राजस्थान है अपना। ठीक है, ये राजस्थान है। कर्क रेखा लगभग इधर से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा को स्पर्श करती हुई। ठीक है ना। ये कर्क रेखा इधर से गुजरती है 23.5 डिग्री। यहाँ अपन देखें तो राजस्थान पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंध में है। इसमें आता है पूरा पूरा राजस्थान अपना। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यदि अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च में शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि ये भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से गुजरती है 0 डिग्री। यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अब यदि अपन देखें तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इसके दक्षिण में जैसे ये मकर रेखा होती है, यहाँ 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। ठीक है ना। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा होता है, मकर रेखा पर चमक रहा होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य की स्थिति उत्तरायण शुरू हो जाती है और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अब 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण आता है तो उत्तर का तापमान बढ़ने लग जाता है। ठीक है। और उत्तर की तरफ ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उत्तर का तापमान है वो उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है 21 मार्च के बाद में। यहाँ एक डेट और है 23 सितंबर। 23 सितंबर को भी सूर्य भूमध्य रेखा पर ही चमकता है, लेकिन उसके बाद में सूर्य दक्षिणायन होता है। 21 मार्च के बाद में उत्तरायण होता है। और 21 जून को कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर। तो सीधी किरणें कहाँ पड़ती है 21 जून को, सूर्य की कर्क रेखा पर पड़ती है। अब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है तो क्या होता है, जो ITCZ भूमध्य रेखा पर जो न्यून अवदाब पेटी बनती है, ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण न्यून अवदाब पेटी, तो उसका खिसकाव होता है। जैसे ही सूर्य 21 जून को यहाँ चमकता है तो ये पेटी खिसक करके कहाँ जाती है, यहाँ इस हिमालय की तलहटी में यहाँ आ जाती है ITCZ। ठीक है। तो अब बहुत तेज गर्मी प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद में सूर्य जो उत्तर में आता है तो जून तक आते आते काफ़ी तेज गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है। अभी अप्रैल में भी काफ़ी तेज गर्मी आपने शुरू हो चुकी है, तो जून तक काफ़ी तेज गर्मी शुरू हो जाती है। और यह जो स्थलखंड है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो हिमालय की तलहटी और तिब्बत वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी तापमान बढ़ने से न्यून अवदाब विकसित हो जाता है, न्यून दाब।
और हिमालय राजस्थान का पश्चिम भाग है, यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास में वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी न्यून अवदाब विकसित हो जाता है। ठीक है ना। तो काफ़ी अधिक स्थल भाग है वो गर्म हो जाता है किस महीने में, अप्रैल और मई जून के महीने में। इसकी बजाय ये जो अरब सागर, बंगाली खाड़ी वाला, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये इस स्थलखंड की बजाय ठंडा रहता है ना। यानी ये गर्म इतना हो जाता है कि यहाँ का तापमान खूब अधिक बढ़ जाता है। खूब कितना बढ़ जाता है, यदि जून के महीने की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान का जो पश्चिम भाग जैसलमेर है, राजस्थान की बात करें अपन, भारत को इसलिए लिया कि साथ साथ में अकेले राजस्थान को अपन समझ नहीं पाते, तो जैसलमेर का इलाका यहाँ 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, चूरू के अंदर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जोधपुर के अंदर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इतना तापमान यहाँ बढ़ जाता है। और अरावली के इस साइड में भी तापमान यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में बढ़ जाता है। तो तापमान ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थान में, पूरे के पूरे राजस्थान में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन का, दिन में उच्चतम तापमान कितना हो जाता है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और यदि रात की बात करें तो रातें ठंडी रहती है। और यहाँ की जो बलुई मिट्टी है, जिसको बोलते हैं, यहाँ की जो बलुई मिट्टी है, इसकी विशेषता है कि यह रात को ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है वो है कि जल्दी ठंडी होना और जल्दी ही गर्म होना। तो दिन में तो काफ़ी गर्म हो जाती है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य किरणें तापमान बढ़ने के कारण यहाँ इतना हो जाता है, और रात को ये ठंडी हो जाती है। तो लगभग कितना जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रात के समय आ जाता है, और ये ठंडी होकर के वातावरण को ठंडा कर देती है। तो इसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। तो यहाँ इसकी विशेषता ये भी होगी कि राजस्थान के अंदर दैनिक तापांतर अपन देखें तो कहाँ देखो 49, कहाँ 20-19 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो कहाँ तो 49 डिग्री, कहाँ 19 डिग्री, कितना हो गया, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर। तो तापांतर दैनिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। किस ऋतु में, ग्रीष्म में, गर्मी की ऋतु के अंदर। ठीक है। और ये गर्मी की ऋतु अब जो सूर्य उत्तरायण आएगा, ठीक है, यानी अप्रैल से, मध्य मार्च से शुरू हो जाता है ये, और अप्रैल, मई, जून 3 महीने काफ़ी तेज़ गर्मी के यहाँ पे होते हैं। अब होता क्या है कि दिन के समय यहाँ अरब सागर का जो यह क्षेत्र है ये ठंडा रहता है, और ये राजस्थान का जो पश्चिमी भारत का उत्तरी इलाका देखा, ये काफ़ी गर्म रहता है। तो ये गर्म रहता है और ये दिन में ठंडा रहता है। तो वायुदाब ठंडा है, इसका मतलब यहाँ पे कैसा रहता है, वायुदाब उच्च बन जाता है, और गर्म रहता है, इसका मतलब वायुदाब निम्न बन जाता है। वायुदाब की एक विशेषता है, तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ तापमान ज़्यादा है तो दाब माइनस कम मिलेगा। ठीक है ना। और जहाँ पे दाब प्लस है वहाँ तापमान माइनस मिलेगा। ठीक है। ये इसमें फ़र्क पाया जाता है, ताप ज़्यादा दाब कम। अब देखो यहाँ पे पानी जो होता है दिन के समय थोड़ा ठंडा रहता है, तो यहाँ पे ताप कैसा रहेगा, इस स्थान की बजाय ताप कम है तो दाब उच्च हो जाएगा। तो यहाँ अरब सागर में उच्च दाब बन जाता है, हिंद महासागर में उच्च दाब बन जाता है, बंगाल खाड़ी में उच्च दाब बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ उच्च दाब की कंडीशन हिंद महासागर में क्रिएट हो जाती है। इसकी बजाय ये भाग कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो न्यून दाब। अब हवाएं क्या करती है, हिंद महासागर से यानी अरब सागरीय जो क्षेत्र इधर से हवाएं हैं किस ओर अग्रसर होती है, भारत की ओर अग्रसर होती है। किस समय, मई जून की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय पानी इतना गर्म नहीं हुआ है कि वो नमी धारण कर सके हवाएं। ठीक है ना। तो यहाँ संतृप्तता में हवाएं अभी आई नहीं है, तो ये हवाएं वैसे शुष्क ही आगे बढ़ती है। तो ये इनको बोलते हैं सागर समीर, यानी इनको समुद्र समीर या सागर समीर के नाम से पुकारते हैं। और ये सागर समीर जो चलती है वो दिन में चलती है। कब चलती है, दिन में। पूछते हैं बहुत बार कि सागर समीर कब चला करती है, दिन के समय। क्यों चलती है, मैंने कारण बता दिया। दिन में पानी धीरे धीरे ठंडा गर्म होता है तो यहाँ उच्च दाब रहता है, ये जल्दी गर्म होता है तो यहाँ पे न्यून दाब बन जाता है। ठीक है। अब होता क्या है,
कि यहाँ से है हवाएं जैसे आगे बढ़ती दिन के समय, तो यहाँ की जो यह गुजरात वाला जो इलाका है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ तापमान उच्च होते हैं, तो यहाँ इस बलुई मिट्टी के संपर्क में यह हवा आती है तो यहाँ से ताप ग्रहण कर लेती है, ठीक है, और अधिक गर्म हो जाती है। ये हवाएं अरब सागर से चलती है, इस साइड से इधर से चलती है, तो ये और अधिक, ये थोड़ा मिक्स हो गया, ठीक है। ये अपना राजस्थान, ये कर्क रेखा, तो इधर से हवाएं जैसे चलती है, ये भाग है, ठीक है ना, इस भाग से ये तापमान ग्रहण कर लेती है, तापमान ग्रहण करके काफ़ी गर्म हो जाती है, और आगे जैसे बढ़ती है इस भाग को काफ़ी गर्म कर देती है। इस गर्म हवा को अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जो मई जून में चलती है, लू बोलते हैं। और ये क्या करती है, यहाँ के तापमान को और बढ़ा देती है, आगे वाले जो भाग है उत्तर प्रदेश तक ये पहुँचती है, ठीक है ना, और हिमालय तलहटी में ये जाती है, तो यहाँ तक के तापमान को ये गर्म कर देती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, वातावरण गर्म कर देती है। तो इससे क्या होता है कि इस पूरे प्रदेश का तापमान यहाँ का प्लस हो जाता है, यहाँ का इसकी बजाय यहाँ का थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये हवाएं इस साइड से इस साइड की ओर चलती है। हालांकि हवाओं का एक निश्चित क्रम यहाँ तक अब तक नहीं होता है, अब तक ये घूर्णन सर्पिलाकार आकृति में इस प्रकार से इधर उधर घूमती रहती है, कोई निश्चित क्रम यहाँ का हवाओं में नहीं पाया जाता है। तो बात करें हम किसकी, ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान जो है उसमें काफ़ी तेज़ गर्मियाँ पाई जाती है, और लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान राजस्थान का पहुंच जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगली ऋतु प्रारंभ होती है। अगली ऋतु जो है ग्रीष्म के बाद में शुरू होती है, और जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह, इसमें यहाँ बारिश होती है, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है, यहाँ यदि अपन देखें तो जून के अंतिम सप्ताह में यहाँ अपने वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो जून जुलाई और अगस्त तक रहती है, अगस्त तक इसमें वर्षा होती है। अपन देख रहे थे यहाँ तापमान बढ़ने से मई जून में सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, तो इसके कारण यहाँ का तापमान बढ़ता है, तो यहाँ न्यून दाब बनता है। हिमालय की तलहटी, तिब्बत वाला अक्षर और पाकिस्तान का सिंध वाला अक्षर, यहाँ न्यून दाब बनता है। न्यून दाब बनता है के साथ ही जो ITCZ है वो ये भी यहाँ आ जाती है, ITCZ यानी न्यून अवदाब पेटी। ये न्यून अवदाब पेटी अब क्या करती है, अब स्थलखंड पूर्ण रूप से गर्म हो चुका होता है और यहाँ का वायुदाब गिर जाता है। अब हिमालय हिंद महासागर जो है अपना, इस हिंद महासागर में चलने वाली हवाएं, यहाँ ये इसकी वजह ये हिंद महासागर ठंडा रहता है, तो ठंडा रहने के कारण यहाँ उच्च दाब बनता है। यहाँ क्या बनता है, उच्च दाब बनता है। अब ये उच्च दाब यहाँ बनता है, यहाँ न्यून दाब भारत में बनता है, तो यहाँ से हवाएं क्या करती है, अब देखो ITCZ कहाँ गया, भारत के मध्य में आ गया। ITCZ यहाँ आ गया, तो जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके आगे आती है। ये भी व्यापारिक पवनें यूँ चलती है, व्यापारिक पवनें, और भूमध्य रेखा को पार करके ये आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में फेरेल के नियम के अनुसार ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, इस ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार से भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में किस ओर मुड़ती है, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। क्योंकि इन हवाओं को अब कौन आकर्षित करता है, ये न्यून दाब जो हिमालय तटीय बना है, तलहटी बना, ये इसको आकर्षित करता है, ठीक है। अब ये हवाएं आगे बढ़ेगी, चूंकि महासागर से ऊपर से आती है, तो अपने साथ में क्या लाती है, आर्द्रता लाती है। क्या लाती है अपने साथ में, आर्द्रता। अब कब प्रारंभ हो गई, जून के अंतिम सप्ताह में ये हवाएं प्रारंभ हो जाती है, तो ये आगे बढ़ती है। अब प्रायद्वीपीय भारत इन हवाओं को दो भागों में बांट देता है। प्रायद्वीपीय भारत है इन हिंद महासागर की पवनों को दो भागों में बांट देता है, और वो दो भाग कौन से हो जाते हैं,
एक का नाम होता है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, और दूसरा हो जाता है बंगाली की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून और बंगाली खाड़ी का मानसून प्रारंभ हो जाता है। दो भाग इसके हो गए, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है इसको दो भागों में बांट देता है, ठीक है ना। तो ये इसको दो भागों में बांटता है। तो एक तो अरब सागर के ऊपर से हवाएं आगे बढ़ रही है, एक बंगाली खाड़ी के ऊपर से आगे बढ़ रही है। तो अरब सागरीय मानसून और बंगाली खाड़ी का मानसून, ठीक है। अब देखो बंगाली खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून है, इसकी आगे जाकर और शाखाएं बढ़ जाती है। जो अरब सागरीय मानसून, इसकी 3 शाखाएं होती है। एक का नाम तो होता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, यानी यहाँ ये पश्चिमी घाट है, ये पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिम पूर्वी घाट यहाँ आपस में मिलते हैं, यहाँ अन्नामला या नायमुडी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से ये हवाएं सबसे पहले यहाँ टकराती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बारिशें करती है। दूसरी जो इसकी शाखा बनती है अरब सागरीय मानसून की, वो यहाँ ITC-Z वाला जो क्षेत्र है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में इस गर्त में प्रवेश कर जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। इस न्यून गर्त में यहाँ प्रवेश कर छत्तीसगढ़ के पठार तक पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में यहाँ प्रवेश कर जाती है दूसरी शाखा। और तीसरी शाखा इसकी जो बनती है वो अरावली के समानांतर, अरावली के साथ साथ। तो अरावली के साथ साथ तीसरी शाखा जो इसकी, ये हवाएं आगे, ये अरावली है अपनी। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना राजस्थान, यहाँ पे ये अरावली, ठीक है। तो ये तीसरी शाखा इसकी जो है वो अरावली के साथ साथ है, आगे हिमालय की तलहटी में पहुँच जाती है। तो ये इसकी अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा होती है। जो अब ये अरावली के साथ साथ समानांतर जब आगे बढ़ती है, तो राजस्थान में ये वर्षा करवाने में सहायक नहीं होती, राजस्थान में वर्षा नहीं करती। इसका अरब सागरीय मानसून से यहाँ तक अब तक राजस्थान में कोई वर्षा नहीं हुई है। बंगाली खाड़ी की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा जो है वो यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, और इस साइड में यहाँ मुड़ जाती है, ठीक है, और हिमालय की तलहटी में पहुँच जाती है। ये बंगाली खाड़ी की शाखाएं 2 होती है, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो क्या है, उत्तर के मैदान में चली जाती है, ठीक है, और दूसरी जो है पूर्वी पहाड़ियों में चली जाती है, दूसरी पूर्वी पहाड़ियों में। 2 शाखा हो गई। तो एक तो यहाँ आकर के यहाँ दोनों मानसून अरब सागरीय बंगाली खाड़ी का मिल जाता है। तो जो अपना हिमाचल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ इस भाग में काफ़ी अच्छी वर्षा ये दोनों हवाई मानसूनी मिलकर के अच्छी वर्षा करती है। और ये अरब सागरीय शाखा है जो अरावली के समानांतर ये आगे बढ़ी थी, ये हिमालय से टकराकर वापस लौटती है, और वापस लौटती है यहाँ दोनों शाखाएं मिलती है। तो कुछ वर्षा यहाँ करती है, फिर वापस टकराकर लौटती है, तो वापस लौटती हुई राजस्थान में कुछ वर्षा वापस लौटती हुई करती है, वापस लौटती हुई कुछ वर्षा यहाँ राजस्थान में कर पाती है, ठीक है। अब राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, अरावली के ये पूर्व में जो हिस्सा है, ये बंगाली खाड़ी की शाखा इधर से आकर के, और ये पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। बंगाली खाड़ी की जो शाखा है उससे वर्षा यहाँ पे पूरी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें वर्षा होती है, ठीक है। तो राजस्थान जो वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी भाग है वो बंगाली खाड़ी की शाखा से प्राप्त करता है, और पश्चिमी भाग है जो अरब सागरीय शाखा से प्राप्त करता है। लेकिन अरब सागरीय शाखा जाते समय नहीं करती, वापस लौटते समय यहाँ कुछ बारिशें करती है, लेकिन बारिश बहुत ही कम होती है। पश्चिमी भाग में बारिश बहुत ही कम होती है। अब ये कम क्यों होती है, तो इसके कारण ये है कि अरावली का इन मानसूनी पवनों के समानांतर हो जाना, ठीक है। अब बंगाली खाड़ी की अपन बात करें, इसकी एक शाखा तो उत्तर भारत में प्रवेश कर गई। यहाँ अपना जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य, यहाँ पे लगभग ये
110 सेमी के आसपास में वर्षा करती है, 100 सेमी के आसपास में, फिर 90 सेमी, इस प्रकार से अच्छी वर्षा आगे करती है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो वर्षा कम होती चली जाती है। ठीक है यहाँ पे। और एक पूर्वी पहाड़ियों में, अब पूर्वी पहाड़ियों में इसकी एक शाखा, यहाँ इसको ये गर्त मिलता है, यहाँ मेघालय अपना, और मेघालय के अंदर ये मेघालय है। मेघालय में यहाँ पहाड़ियाँ हैं 3 प्रकार की, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ। तो इन गारो खासी पहाड़ियों में यहाँ प्रवेश करती है इसकी बंगाल खाड़ी मानसून की एक शाखा, और ये चारों ओर से पहाड़ी से मेघालय घिरा हुआ है। ठीक है, और घिरा हुआ है तो ये हवाई जैसे नमी लेकर के वहाँ प्रवेश करती है तो इन पहाड़ियों की सारी ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके ठंडी होती है, ठंडी होकर के संघनित होती है, संघनित होकर के वहाँ बादल बनते हैं, और बादल बनता है तो उसी स्थान पर पुनः बारिश करती है। तो मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा करती है। पहले चेरापूंजी था, यहाँ लगभग 1100 सेमी से भी अच्छी वर्षा ये करती है, और ये मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यही होती है भारत में, मासिनराम में, मेघालय के अंदर। ठीक है, गारो खासी पहाड़ियों में, ये किस पहाड़ियों में है? गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ, विशेष रूप से खासी पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जनजातियाँ भी इस नाम से निवासी करती है। ठीक है ना। तो ये हो गई बंगाली खाड़ी के हिंद महासागर की 2 शाखाएं, बंगाली खाड़ी, अरब सागर की 3 शाखाएं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बारिश करती है, और उसके बाद में सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में यहाँ प्रवेश करके मध्यवर्ती जो छत्तीसगढ़ का पठार है वहाँ तक बारिश करती है एक शाखा इसकी अरब सागर की, और तीसरी शाखा इसकी वो अरावली के समानांतर हिमालय की तलहटी में पहुँच जाती है। ठीक है, और बंगाली खाड़ी का मानसून इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो उत्तर में प्रवेश करती है और यहाँ दोनों आपस में मिलती है। धर्मशाला वाला जो क्षेत्र है हिमाचल का और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ मिलकर के बारिश करती है, दिल्ली के आसपास में भी वर्षा अच्छी करती है, और दूसरी है पूर्व में मुड़ करके मेघालय में प्रवेश कर जाती है, आगे असम वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी वर्षा करने में सहायक होती है, और सबसे अच्छी वर्षा यहीं पे करती है। तो राजस्थान के अंदर जो अपन बात करे थे राजस्थान की, तो राजस्थान में जो वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से भी होती है और बंगाली खाड़ी के मानसून से भी होती है। तो भारत के मानसून समझने के लिए आपको भारत को समझ पढ़ना पड़ेगा, और भारत से ही अपन राजस्थान की वर्षा को समझ पाते हैं, अन्यथा राजस्थान के बारे में अपन समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये राजस्थान में वर्षा ऋतु की बात थी। अब राजस्थान में वर्षा ऋतु है कब कहाँ किस रूप में होती है तो वो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। ये राजस्थान है, और इसको यदि मैं अरावली कह दूं, ये अरावली है, तो इसमें राजस्थान के अंदर ये देखेंगे तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा है उसकी बात करेंगे। तो राजस्थान में ये इस भाग में वर्षा जो है वो लगभग 25 जून के आसपास में राजस्थान में वर्षा प्रवेश कर जाती है, 1 जुलाई के आसपास में मध्य राजस्थान में, और 15 जुलाई के आसपास में संपूर्ण राजस्थान में वर्षा आ जाती है। ठीक है ना, तो 15 जुलाई का समय है, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा छा जाती है, और 25 जून के आसपास में राजस्थान में वर्षा प्रवेश कर जाती है, ये इसका समय रहता है। और औसत वर्षा मैं बता देता हूँ आपको कि औसत वर्षा जो रहती है वो पश्चिमी भाग में 10 सेमी कह दो, और कहीं लिखा था 100 मिमी, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ वर्षा होती है, यानी समवर्षा रेखा यदि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इस भाग के अंदर अपन देखें तो यहाँ तो 10 सेमी की समवर्षा रेखा, उसके बाद में यह वाला क्षेत्र है यहाँ पे 30 की, उसके बाद में यह वाला क्षेत्र यहाँ 40 की, अरावली वाला यहाँ 50 की। 50 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बार बार मैंने वर्षा इसका जिक्र कर दिया है कि 50 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो ये अपना शिरोई वाला क्षेत्र है यहाँ ये समवर्षा रेखा ऐसे मुड़ जाती है, तो यहाँ 160 सेमी के आसपास में रहती है, और ये पश्चिम वाला ये जो भाग है यहाँ 90 सेमी के आसपास में, ठीक है, वर्षा होती है। तो ये औसत वर्षा यहाँ राजस्थान में पाई जाती है। तो ये थी राजस्थान की वर्षा ऋतु। उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान की शीत ऋतु अगले कालांश में। ठीक है,
अगले क्लास में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ जो जो प्रश्न बनेंगे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे के सारे प्रश्नोत्तर है। पहले अपन थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में ही अपन क्या है कि जो प्रश्नोत्तर सीधे उसको समझ पाएंगे। बिना थ्योरी के सीधे आप रट सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। इसलिए अपना एक ही इरादा है, मकसद हमारा एक ही है कि सबसे पहले हम पूरे के पूरे टॉपिक को फिजिकली समझ ले, भौतिक क्या है ये, ठीक है। और यदि अपन फिजिकली समझ लेते हैं तो आसानी से पता लग जाता है कि हम किस रूप में प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। जैसे अपन जैसलमेर यहाँ अपने को पता चल गया, तो राजस्थान यहाँ है, तो अरब सागरीय मानसूनी शाखा में आ रहा है, तो राजस्थान में वर्षा जो है पश्चिम भाग में किस मानसूनी शाखा से, पूछ ले किस शाखा से होती है, तो अपन को पता है अरब सागरीय शाखा ही इधर से गुजरती है, ठीक है ना। और पूरी राजस्थान वर्षा तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ही यहाँ पहुँचती है। तो फिजिकली अपन समझ लेते हैं तो आसानी से अपने को पूर्ण रूप से भौतिक प्रदेशों को समझने के बाद में पता लग जाता है और इजीली अपन किसी भी प्रकार का जो प्रश्न उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। तो देखें, पढ़ें, जुड़े हमसे और हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही अपन वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास हमारा जो मिशन का जो वीडियो है वो पहुंच जाए और आप अच्छी प्रकार से पढ़ सके, हमसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।